हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर 28 और 29 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक ऑलरेडी बना हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है। टू बॉल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम दोनों का बराबर है, ऑफ मास m1 एंड m2 जिसमें बड़ा है, m2 ग्रेटर देन m1 है, कनेक्टेड बाय अ थिन लाइट थ्रेड आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, और एक सर्टेन हाइट से दोनों को गिरा दिया गया। विस्कस ड्रैग ऑफ एयर ऑन अ बॉल डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। विस्कस फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, ऐसा होता है। एंड बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉल। तो एयर का डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों पे बॉइंट फोर्स का जो वैल्यू है वो बराबर बराबर लगेगा। ये क्लियर है। आगे देखते हैं। व्हेन द बॉल एक्वायर्ड अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी वो रीच करता है। इस ऐसा वेलोसिटी जब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा होता है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो रीच करता है उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये दो बॉल का एक सिस्टम है जो कि गिर रहा था और एक कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर जाता है, तो इस सिस्टम का टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। ओके, व्हेन द बॉल एक्वायर्ड अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी आफ्टर अ सफिशिएंट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट दे वेयर ड्रॉप्ड, व्हाट इज द टेंसाइल फोर्स इन द थ्रेड। उस थ्रेड में टेंसाइल फोर्स का वैल्यू बताना है जो कि इन दोनों बॉल को कनेक्ट करता है। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लेना है इसमें। अब इस क्वेश्चन को समझिए। ये रहा दो गेंद है। ओके, दोनों का वॉल्यूम सेम है और ये एक थ्रेड से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा और नीचे कौन सा बॉल होगा। सबसे पहली बात कि नीचे कौन सा होगा, देखिए जो हैवी होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, तो उसको ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए। ओके, और इसको कम फोर्स चाहिए होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के लिए। तो ये सबसे पहले क्या होगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करना चाहेगा। ओके, और ये जो है ये एक्सेलरेट करेगा, और ये एक्सेलरेट करेगा तो इसको भी एक्सेलरेट करना पड़ेगा। ओके, मीन्स ये जब वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर सकता था जिस वेलोसिटी पे, ओके, उस वेलोसिटी पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी रीच नहीं करेगा। इसको ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, ज़्यादा ड्रैग फोर्स चाहिए, ज़्यादा विस्कस फोर्स चाहिए इसको कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करने के लिए। ओके, चूंकि ये दोनों कनेक्टेड है तो ये इसको खींचेगा, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी सिस्टम रीच नहीं करेगा। ठीक है, और जिस समय ये कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर जाएगा उस समय इस पे इतना ज़्यादा फोर्स हो जाएगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगने लगेगा। ओके, मीन्स यदि ये, मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि ये अकेला होता, ओके, और ये जो बॉल है ये m1 मास का है, इसका वॉल्यूम v है, इस पे लगने वाला जो बॉइंट फोर्स है वो रो वी जी, डेंसिटी वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी के बराबर होगा। ओके, और इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो एफ वी, विस्कस फोर्स को FV1 लिख देते हैं। ओके, FV1 मतलब m1 बॉल पे ये अकेला इसको गिराया गया। पहले सिचुएशन समझ ले क्या हो सकता है। ठीक है, तो नीचे m1G लगता, ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पर जो रो वी जी प्लस FV1 डेट इज इक्वल्स टू जो mg होता है, इसमें FV1 का वैल्यू कम होता है क्योंकि m1G जो है वो कम है, वो लेस है। यही m2 की बात करें तो m2 वाले केस में क्या होता, m2G का वैल्यू, वेट, m2 का वेट ज़्यादा है, तो इसका जो रो वी जी है ये तो दोनों के केस में सेम लगेगा क्योंकि वॉल्यूम सेम है। लेकिन इस केस में जो है विस्कस फोर्स FV2 ज़्यादा होगा क्योंकि m2G ज़्यादा है, इसको ज़्यादा फोर्स से बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे m2G इक्वल टू हो गया रो वी जी प्लस FV2, विस्कस फोर्स 2। ओके, अब समझ रहे हैं इस बात। मतलब अब यहाँ से है कि यदि ये V1 वेलोसिटी पे कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करता और ये V2 वेलोसिटी पे
ये कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करता, v2 वेलोसिटी हो जाता, ड्रैग फोर्स का वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाता कि इसके वेट को वो बैलेंस कर लेता, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों कनेक्टेड है तो v1 और v2 के बीच में एक वेलोसिटी होगा जिस पे ये सिस्टम कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करेगा। यदि आप ये समझ रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब समझिए कि इस v का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक वेलोसिटी v है, ये वॉल्यूम वाला v नहीं है, इसको थोड़ा हम स्मॉल लेटर में लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। ये v1 हो गया, ये v हो गया, ये v2 हो गया, ओके, समझ रहे ना। ये m2 के लिए v2 है, m1 के लिए v1 है। अब इस v पे ये पूरा सिस्टम जो है एक तरीके से इक्विलिब्रियम में रहेगा। ड्रैग फोर्स और बॉइंट फोर्स मिलके इस सिस्टम के वेट को बैलेंस कर लेगा। इस v के लिए इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। वैसे वेलोसिटी नहीं बताना है, हम लोग को टेंशन इन स्ट्रिंग बताना है। क्वेश्चन को आसान कर दिया गया, वेलोसिटी भी पूछा जा सकता था, ठीक है। तो इस पे मान लेते हैं कि इस पे जो एयर ड्रैग फोर्स लग रहा है वो लग रहा है Fv, और इसका जो बॉइंट फोर्स है वो रो Bg लग रहा है। नीचे इसमें टेंशन लगेगा क्योंकि ये इसको खींचेगा, पुल करेगा इसको, और नीचे इसका m1g लगेगा, ओके, कुछ ऐसा होगा। चूंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गिर रहा है ये सिस्टम, तो इस बॉल के लिए m1 के लिए जो अब नया इक्वेशन बनेगा ये क्या बनेगा, देखिए, m1g प्लस टेंशन डेट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी बॉइंट फोर्स, ओके। बॉइंट फोर्स को भी आप Fb लिख सकते हैं, है ना, ये Fb लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों पे तो बराबर ही लग रहा है। अब चूंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है तो दोनों पे लगने वाला ड्रैग फोर्स कहें या विस्कस फोर्स कहें वो भी सेम होगा। तो Fb ऊपर लगेगा, टेंशन ऊपर लगेगा इस स्ट्रिंग में टेंशन, और इस पे बॉइंट फोर्स Fb भी ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा m2g। और फिर से नया इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2g इक्वल टू Fv प्लस Fb प्लस टेंशन, ये तीनों मिलके इस m2g को बैलेंस किया। यदि आप Fv प्लस Fb की जगह पे पुट कर दे तो आप आसानी से टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। पुट कर देते हैं तो m1g प्लस t इक्वल टू Fb प्लस Fv की जगह पे पुट कर दिया हमने, तो m2g माइनस t आ गया। तो t का वैल्यू आएगा 0.5 g m2 माइनस m1। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड बाय अ शार्प hit on a horizontal floor lubricated with oil. The block moved in a straight line and stopped due to viscous drag of the oil film. How the force F of the viscous drag varies with velocity of the block is shown in the following graph for a velocity interval 14 मीटर पर सेकेंड to 0 मीटर पर सेकेंड। 14 से 0 तक दिया हुआ है। However, the experimenter forgot the level the ordinate. फोर्स के पॉइंट को लिखना वो जो एक्सपेरिमेंटर है वो भूल चुका है, ओके। आफ्टर एन इंस्टेंट व्हेन द ब्लॉक वाज मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड इट स्लाइड 20 मीटर एंड स्टॉप। जब वो 8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था फिर वो 20 मीटर जाके वो रुक चुका है, ओके। हाउ फार डज द ब्लॉक स्लाइड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द इंस्टेंट इट स्टॉप स्लाइडिंग, ओके। चलिए फिर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा।
इसमें क्या है कि रिटार्डेशन का जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज कर रहा है। ओके, फोर्स और वेलोसिटी का कुछ इस तरह का इक्वेशन, इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है ना। ये फोर्स लिखा हुआ है इस पे और इस पे वेलोसिटी लिखा हुआ है। ये फोर्स बताना एक्सपेरिमेंटर भूल गया है कि फोर्स ये ये कौन सा पॉइंट है। बस ये बताया जा रहा है कि ये 14 मीटर पर सेकेंड है ये 0 मीटर पर सेकेंड है, कुछ ऐसा है। हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। समझिएगा हम कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करें कि ये आसानी से बन जाए। तो आप ऐसा सोचिए कि मान लेते हैं कि ये बॉल रेस्ट में होता और सेम तरह का फोर्स लगता जैसा कि ड्रैग फोर्स इस बॉल पे लग रहा है इसके रिटार्डेशन के लिए। समझिएगा, जैसे बॉल को रिटार्डेशन के लिए फोर्स लग रहा है, उसी तरीके से यदि बॉल के एक्सेलरेशन के लिए फोर्स लग रहा होता और ये बॉल रेस्ट में होता, ठीक है, तो ये ग्राफ जो अभी ऐसा बना हुआ है वो सेम ग्राफ कुछ ऐसा बनता। ये फोर्स, ये वेलोसिटी और ये 14 मीटर पर सेकेंड ऐसा बन जाता कि नहीं बन जाता, बताइए। समझ रहे हैं ना। जैसे ये 14 से 0 गया है, मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा के, सेम तरह का फोर्स लगा के इसको 0 मीटर पर सेकेंड से 14 मीटर पर सेकेंड तक का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है फोर्स और वेलोसिटी के बीच में। ओके, यदि आप ये समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से अब बन सकता है। देखिए कैसे बनेगा, बहुत टफ नहीं है। अब जरा सोचिए कि यदि आप ये ऐसा ग्राफ बना सकते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो इस केस में एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं इस केस में, k इंटू वी। के कोई कांस्टेंट है, इंटू वी हो जाएगा ना। फोर्स, मास का वैल्यू 1 kg दिया हुआ है, तो फोर्स एक्सेलरेशन के बराबर होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा k इंटू वी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं dB/dt और ये हो गया kv। दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो dB/dt इंटू ds इक्वल टू kv इंटू ds। ds/dt को v लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, v dv इक्वल टू kv ds हो जाएगा ना। v से v कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, dv इक्वल टू k ds आ गया। ऐसा इक्वेशन कुछ बनेगा इस ग्राफ के लिए, ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा ना। अब इस इक्वेशन से आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए dv का इंटीग्रेशन, यहाँ पे k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ ds। जब वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड था उस समय, जब वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड था, जो लास्ट लाइन है, जब वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट 20 मीटर चलता है, जाके रुक जाता है। ओके, तो मतलब वेलोसिटी, अब हम लोग तो उल्टा केस ले रहे हैं, जब वेलोसिटी 0 है उस समय डिस्प्लेसमेंट 0 है, और जब वेलोसिटी 20 हो गया, वेलोसिटी 8 हो गया, उस समय डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। सेम तरह का क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा है, उल्टा सोचा है, बात वही है। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रुका है उसके रिवर्स में उसको हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं, बस ये करवा रहे हैं और क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गया। देखिएगा, तो ये हो गया 8 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 20k, ऐसा कुछ आएगा। कैलकुलेट करना है जब से स्टार्ट हुआ है और रुकने के दरमियान जो डिस्टेंस तय करेगा। तो स्टार्ट जो हुआ है वो 20 मीटर पर सेकेंड से, इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट हुआ था, रेस्ट में चला गया था। तो अब 0 से 20 कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर से dv का इंटीग्रेशन 0 to 20 और यहाँ पे k ds का इंटीग्रेशन 0 to s, यही s का वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया 20 इक्वल टू हो गया यहाँ पे k s, डिवाइड कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 8/20 दैट इज इक्वल्स टू k 20/s, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो s का वैल्यू यहाँ से कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, यहाँ से s का वैल्यू आ गया 400/8 आ गया ना। s का वैल्यू यहाँ से आ गया 400/8 और s का वैल्यू आ गया 50 मीटर, है ना। यहाँ से s का वैल्यू कितना आ गया 400/8 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 50 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत आसानी से
बन चुका है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थैंक यू।